अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास एक टेबल दिया हुआ है और आपको नैरेटिव या डिस्क्रिप्शंस बताने हैं। और हो क्या रहा है ये देखते हैं। लिखा हुआ है द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स आर समराइज्ड बिलो इन इक्वेशन फॉर्म। एक पर्टिकुलर आपके पास जो है ना वो ट्रांजेक्शन्स का इम्पेक्ट दिया हुआ है और वो एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है उस अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में हमें ये इम्पैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इम्पैक्ट्स क्या दिए हुए हैं भाई। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कंपनी का पहला साल नहीं होगा। ये कंपनी का दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल होगा। और ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब ये है कि कंपनी के ओपनिंग कुछ बैलेंसेस थे, पहले से कुछ अमाउंट्स पड़े हुए हैं। एसेट्स हैं, कैश पहले से पड़ा हुआ है। डेटर्स यानी कि रिसीवेबल्स, जिनसे मुझे पैसे लेने हैं, जिनको मैंने क्रेडिट पर चीज़ें बेची होंगी। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको मैंने उधार पर चीज़ें बेची होती हैं और फिर उनसे मुझे पैसे लेने होते हैं, पैसे रिसीव करने होते हैं। लैंड यानी कि कोई ज़मीन है, नॉन करंट एसेट। स्टॉक्स, स्टॉक कह लो, इन्वेंट्री कह लो। स्टॉक या इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जिसकी मैं ट्रेडिंग करूंगा, जिसको मैं खरीदता हूँ और जिसको बेचता हूँ। मशीन, मशीन एक नॉन करंट एसेट है। इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे मैंने उधार पर चीजें खरीदी होती हैं। और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल में 975 900 आ रहा है, यानी कि ओनर के अपने जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं उसकी अमाउंट दी हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है गिव ब्रीफ नैरेटिव और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शंस। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, इसको आपने वर्ड्स में लिखना है, नैरेटिव्स में लिखना है। इसको लिख कर बताना है कि आखिर ये हुआ क्या है। अब अगर हम पहली वाली ट्रांजेक्शन देखते हैं, अगर आप पहली वाली ट्रांजेक्शन को गौर से देखेंगे तो पहली वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है। पहली वाली ट्रांजेक्शन में जो है वो कैश कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। और मशीन जो है उसके साथ प्लस का निशान है, यानी कि मशीन की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है। तो अगर कैश कम हो रहा है, अगर कैश कम हो रहा है यानी कि मैंने किसी को कैश पे किया होगा और मशीन इंक्रीज हो रही है, तो मोस्ट लाइकली मैंने मशीन परचेज करी होगी। अगर इसकी डबल एंट्री देखी जाएगी तो मशीन डेबिट 14,600 और कैश क्रेडिट वह होगा 14,600। अगर इसका नैरेटिव लिखा जाएगा तो हम बोलेंगे परचेज्ड मशीन ₹14,600 पेइंग बाय कैश। ठीक है। हमने एक मशीन परचेज करी है 14,600 रुपए की, और उसके लिए हमने पैसे जो हैं वो कैश के जरिए पे करे हैं। दूसरे पर आ जाते हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं तो सेकंड में क्या हो रहा है कि हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है 4,100 से, और डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है 4,100 से। कैश एसेट है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो कैश डेबिट हो रहा है 4,100 से। और डेटर्स या रिसीवेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं 4,100 से, यानी कि क्रेडिट हो रहे हैं यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं। कैश एसेट है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और डेटर्स भी एसेट है, डेटर्स एसेट है, लेकिन अगर वो डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। डेटर्स या रिसीवेबल्स एक ही चीज़ है, ये वो लोग होते हैं जिनको मैंने पैसे जो हैं वो जिनको मैंने उधार पर चीज़ें भेजी होती हैं। ठीक है जी। इसका मतलब इन लोगों को मैंने उधार पर चीजें बेची थी और अब इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। जब ये मुझे पैसे देंगे, मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और इनका इनका जो उधार है वो कम होगा। इनसे साल के शुरू में 1,737,800 रुपीज लेने थे, इन्होंने 4,100 रुपये दे दिए। ठीक है। तो ये हुआ क्या है, रिसीव्ड अमाउंट ₹4,100 फ्रॉम डेटर्स। देखिए, दो तरह की सेल्स होती हैं, मैं ज़रा इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। एक कैश सेल्स होती है, कैश सेल्स में पैसा उसी वक्त आता है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और एक क्रेडिट सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स में डेटर्स या रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट होता है और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। जब ये लोग मुझे पैसा दे देते हैं, जब ये लोग मुझे पैसा दे देते हैं तो मैं कैश डेबिट कर देता हूँ और डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। यहाँ पर ये दूसरा वाला केस जो है ना, ये वाला केस चल रहा है
यानी कि किसी को मैंने उधार पर चीज़ें पहले बेची थी और उसने अब वो मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, लिहाजा मुझे पैसे मिले हैं, मेरा कैश डेबिट हुआ है और रिसीवेबल्स का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है या डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तीसरी ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है 16,000 से, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 45,600 से, और मशीन भी इंक्रीज हो रही है 61,600 से। अब इसकी अगर डबल एंट्री पास करते हैं तो मशीन क्योंकि इंक्रीज हो रही है, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, मशीन का अमाउंट 61,600 से डेबिट हो रहा है। मशीन का अकाउंट 61,600 से डेबिट हो रहा है। मशीन का अकाउंट डेबिट होने का मतलब ये है कि मैंने कोई मशीन परचेज करी है। ठीक है जी। अगर मैं वापस से रिपीट करूं अपनी बात, मशीन एक एसेट है, एक नॉन करंट एसेट है। मशीन का अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है, मशीन का अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि 61,600 की मैंने मशीन खरीदी है, तभी वो इंक्रीज हो रही है, वो डेबिट हो रही है, वो प्लस के निशान के साथ लिखी हुई है। अब 61,600 की मशीन है। अच्छा, कैश क्रेडिट हो रहा, डिक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना यानी कि क्रेडिट होना। अगर ऐसे डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो 16,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी। और बाकी एक क्रेडिटर क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 45,600 से। एक क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 45,600 से। आप इन दोनों का अगर टोटल देखते हैं ना तो ये 61,600 ही बन रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मैंने कोई मशीन खरीदी है जिसकी वैल्यू 61,600 है। मैंने 61,600 रुपीज़ की मशीन परचेज करी है, मैंने 61,600 की मशीन खरीदी है। मैंने जो मशीन 61,600 रुपीज़ की खरीदी है, मैंने जो 61,600 की मशीन खरीदी है, मैंने पे सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये करे। 61,600 की मशीन खरीदी, 16,000 रुपये पे करे, और बाकी अभी पे नहीं करे हैं। यानी कि मैंने जिससे मशीन खरीदी उसको बोला 45,600 का मुझे उधार दे दो, या 45,600 रुपीज़ मैं तुम्हें बाद में कभी वापस कर दूंगा। इसीलिए मशीन का अकाउंट डेबिट हो गया, मशीन आ गई, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा 61,600। 16,000 रुपये कैश पे कर दिया, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा, और बाकी अमाउंट जो है वो एज अ लायबिलिटी आ रही है, क्योंकि अब मैंने किसी से उधार ले लिया है बाकी अमाउंट का, या जिससे मशीन ली उसको बोला बाकी पैसे मैं तुम्हें वापस बाद में करूंगा। तो हुआ क्या है, परचेज्ड मशीन ₹61,600, पेइंग रुपीज मशीन परचेज 61,600 rupees 16,000 has been paid in form of cash and remaining needs to be paid later. बाकी पैसे मुझे बाद में पे करने हैं। 61,600 की मशीन खरीदी, 16,000 उसी वक्त पे कर दिया, और बाकी मैं पैसे बाद में पे करूंगा। ठीक है जी। अगला क्या हो रहा है, उसके बाद बुलेट नंबर 4 में स्टॉक कम हो रहा है 66,100 से, और क्रेडिटर कम हो रहा है 66,100 से। अच्छा, क्रेडिटर में वो लोग भी आ जाते हैं जिनसे मैंने उधार पर स्टॉक खरीदा हो। स्टॉक मतलब जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है, जो चीज़ मैं खरीद कर बेचूंगा वो इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाती है। मान लो मिसाल के तौर पर मैंने किसी से स्टॉक खरीदा। मेरी एक शॉप है लैपटॉप की, मैंने 61,600 के लैपटॉप्स परचेज करे। जब मैं लैपटॉप्स परचेज करूंगा, परचेज ऑफ लैपटॉप्स ₹66,100, मान लो मैंने किसी से लैपटॉप्स परचेज करे उधार पर, तो मैं डबल एंट्री क्या पास करूंगा, मैं इन्वेंट्री के अकाउंट को या स्टॉक के अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा 66,100 से। और उधार पर खरीदे हैं, परचेज ऑफ लैपटॉप्स ₹66,100 ऑन क्रेडिट बेसिस या ऑन क्रेडिट, तो मैंने एंट्री पास करी हुई होगी इन्वेंट्री डेबिट 66,100, और क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट किया होगा 66,100 से। अब लेट्स से ये इन्वेंट्री डिफेक्टिव है, इसमें कोई फॉल्ट है, इसमें कोई नुक्स है, इसमें कोई खराबी है, तो मैंने ये जो लैपटॉप परचेज करे थे ना, इसको मैंने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न वापस कर दिए मैंने।
जब मैं वापस करूंगा तो मैं क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, इसलिए क्योंकि भाई मैंने जिससे उधार पर चीजें खरीदी थी, जब इसने बोला तुम्हें उधार के पैसे देने हैं तो मैंने कहा हाँ ठीक है ये लायबिलिटी है। लेकिन जब मैंने उसको लैपटॉप ही दोबारा वापस कर दिए, खराब थी चीजें वापस कर दी, तो अब मुझे उसको कोई पैसे नहीं देने होंगे। मुझे उसका जो उधार अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है उसको कम करना होगा, यानी कि लायबिलिटी को कम करना होगा, और इन्वेंट्री भी मेरे पास से चली जाएगी, स्टॉक भी मेरे पास से चला जाएगा। मैं उसको चीजें ही वापस कर रहा हूँ, मैं उसको पैसे नहीं दे रहा। मैं उसके उससे लिए गए सारे के सारे लैपटॉप्स उसको दोबारा से वापस रिटर्न कर रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ ये ले लो भाई, सारे खराब हैं, वापस ले लो। तो अगर ऐसा होगा तो आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस भी डिक्रीज होगा और आपकी इन्वेंट्री भी डिक्रीज होगी। तो इफेक्टिवली आपके पास जो अगली ट्रांजैक्शन है वो यही है, यानी कि आपने क्रेडिटर्स को डेबिट किया है और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया है। यानी कि ये क्या है, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री आइटम्स टू द सप्लायर। जो डिफेक्टिव चीजें थी ना, जो डिफेक्टिव चीजें थी वो मैंने वापस से सप्लायर को दोबारा वापस कर दी, तो उसका उधार भी कम हो गया और मेरे पास से इन्वेंट्री भी कम हो गई। इसके बाद इससे अगली ट्रांजैक्शन अगर देखते हैं तो इससे अगली ट्रांजैक्शन में आपके पास कैश आ रहा है 68,400 से, प्लस हो रहा है, आ रहा है। और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है 68,400 से। ऐसा लग रहा है कि ओनर बिजनेस में मजीद कैश लेकर आया है 68,400 से। डबल एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट 68,400 और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 68,400। ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आया है, मजीद पैसे लेकर आया है, इसीलिए बिजनेस में कैश जो है वो इंक्रीज हुआ है। कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं ओनर इंजेक्टेड more capital in form of cash rupees 68,400। ओनर मजीद जो है वो पैसे लेकर आया, उसने मजीद पैसे इंजेक्ट किए बिजनेस में, बिजनेस में मजीद पैसे ऐड किए। अगला जनाब क्या हो रहा है, बुलेट नंबर 6 में मशीन 9,600 से इंक्रीज हो रही है। मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और क्रेडिटर भी 9,600 से इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर या लायबिलिटी का मतलब ये है किसी से उधार पर कोई चीज खरीदी हो। तो एंट्री क्या पास हो रही है, मशीन डेबिट 9,600 और क्रेडिटर क्रेडिट 9,600। ठीक है जी। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैंने जो है ना बॉट मशीन ₹9,600 ऑन क्रेडिट बेसिस। मैंने क्रेडिट पर किसी से मशीन खरीदी है। अगर मैं पैसे पे करता तो पैसे कम हो रहे होते, पैसे कम नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ मशीन इंक्रीज हो रही है। मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और उधार भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद उससे अगला कैश कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रहा है। कब ऐसा होगा कि कैपिटल और कैश दोनों कम हो जाए, डबल एंट्री क्या होगी, कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इसका मतलब ओनर ने ड्राइंग्स करी हैं। ओनर विथड्रू ₹22,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर होम यूज। ओनर बिजनेस से पैसे घर वापस ले गया है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट या उसका जो कैपिटल है बिजनेस में वो भी कम हो रहा है और जो कैश है वो भी कम हो रहा है। सही है। अच्छा जी। उसके बाद फाइनली एक और चीज जो आखिरी है, जो कि पॉइंट नंबर 8 है, वो समझने वाली चीज है। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है। वो ये रहा है कि डेटर जो है ना वो भी कम हो रहा है 15,000 से, और क्रेडिटर्स जो है ना वो भी कम हो रहे हैं 15,000 से। अगर हम डबल एंट्री पास करेंगे, अगर हम डबल एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा, अगर हम डबल एंट्री पास करेंगे तो डेटर डेटर एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा।
और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, यानी कि डबल एंट्रीज की क्या पास हो रही है, क्रेडिटर्स डेबिट 15,000 और डेटर्स क्रेडिट 15,000। अब ये सर हुआ क्या है, ये हुआ क्या है इसको समझते हैं, हुआ क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो लेट से हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, सही है ना। अच्छा, ए का बिजनेस क्या है, मिस्टर ए का जो बिजनेस है ना वो है लेट से लैपटॉप बेचना। अच्छा, एक मिस्टर बी भी है, मिस्टर बी का बिजनेस क्या है, मिस्टर बी का बिजनेस है मोबाइल बेचना। ठीक है जी, ये ए का बिजनेस है, ये बी का बिजनेस है। हम किसके अकाउंटेंट हैं, हम एज्यूम करें हम ए के अकाउंटेंट हैं, सही है। ए ने ए ने ए ने ए ने अपने बिजनेस के लिए, ए ने अपने बिजनेस के लिए एक मोबाइल परचेज किया 15,000 का, बी से, बी इसका दोस्त था। क्या एंट्री पास होगी, ए ने अपने बिजनेस के लिए एक मोबाइल परचेज किया मिस्टर बी से, क्या एंट्री पास होगी, मोबाइल एसेट है, मोबाइल डेबिट 15,000 और क्रेडिट पर किया है, क्रेडिट पर किया है, और मिस्टर बी क्रेडिट 15,000। ये बात समझ में आती है। ए ने, हम ए के अकाउंटेंट हैं, हम ए के अकाउंटेंट हैं, ए का काम लैपटॉप बेचना है, ए का दोस्त बी है, बी मोबाइल बेचता है, ए ने बी से 15,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और बी को बोला यार कुछ दिनों बाद पैसे पे करता हूं। ठीक है जी। अच्छा, बी जो है उसने ए से लैपटॉप खरीदा, बी ने जो है वो ए से क्या खरीदा, बी ने ए से क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा, सही है। बी ने ए से जब लैपटॉप खरीदा है, तो ए उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, ए उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, देखो ये तो एक मिस्टर बी का पेएबल है ना, ए ने बी को पैसे देने हैं। ये ए ने बी को पैसे क्यों देने हैं, ए ने बी को पैसे इसलिए देने हैं क्योंकि ए ने बी से लैपटॉप खरीदा है 15,000 का। अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं, सोल्ड लैपटॉप ₹15,000 टू मिस्टर बी। ए ने बी को लैपटॉप बेचा और 15,000 का लैपटॉप बेचा, ए अपने पास डबल एंट्री क्या बनाएगा, मिस्टर बी, मिस्टर बी रिसीवेबल क्रेडिट पर बेचा ना, डेबिट 15,000, सेल्स क्रेडिट 15,000। सही कह रहा हूं या नहीं। देखो हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, हम किसके अकाउंटेंट हैं ये याद रखना है आपने, हम बी की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम ए की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं। बी ने उल्टी एंट्री पास करी होगी, बी ने परचेसेस डेबिट या लैपटॉप डेबिट और मिस्टर बी क्रेडिट किया होगा, हाँ मिस्टर ए क्रेडिट किया होगा, हम बी की अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, मैं सिर्फ ए की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, मिस्टर ए का लैपटॉप का बिजनेस है, मिस्टर ए ने बी से लैपटॉप मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदा 15,000 का, एंट्री पास कर दी मोबाइल डेबिट, मिस्टर बी पेएबल क्रेडिट। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि बी ने ए से लैपटॉप खरीदा तो ए ने बेचा होगा, यानी एक ए ने बी को लैपटॉप बेचा 15,000 का, तो इसने एक और एंट्री पास कर ली, मिस्टर बी रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब पता है क्या हो सकता है, देखो एक कॉमन सेंस सोचो, तुम ए हो, तुम ए हो, तुम बी नहीं, तुम बी की फिक्र नहीं करो, तुम ए के अकाउंटेंट हो, तुम ए के अकाउंटेंट हो, तुमने बी से लैपटॉप खरीदा है, बी को कितने पैसे पे करने हैं, कितने पैसे पे करने हैं, पे करने हैं कितने, 15,000। क्यों पे करने हैं भाई, लैप मोबाइल खरीदा था उससे। कितने रिसीव करने हैं, कितने रिसीव करने हैं, 15,000। क्यों, क्योंकि लैपटॉप बेचा था, लैपटॉप बेचने के पैसे मिलने हैं
और मोबाइल जो आपने मोबाइल शरीफ जो बेचा था, खरीदा था, उसके पैसे पे करने हैं। बात समझ में आ रही है? अब पता है दो तरीके हो सकते हैं। हम बी की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम ए की अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले मिस्टर ए बोले, मिस्टर ए जो है ना वो पेमेंट करे फॉर मोबाइल। अगर वो मोबाइल की पेमेंट करेगा तो वो मिस्टर बी पेएबल को डेबिट करेगा, बोलेगा 15,000 रुपये मैंने बी को पे किए, कैश से पे किए, कैश गया। और फिर वो क्या करे, वो रिसीव करे फॉर लैपटॉप। जो लैपटॉप बेचा था उसका पैसा रिसीव करे, कैश डेबिट होगा जब वो पैसे मिलेंगे उससे। और मिस्टर बी का जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल यानी कि पैसा रिसीव करना है, वो क्रेडिट कर दूं 15,000। अब देखो इस चीज का कोई तुक नहीं बनता ना। तुम पहले उसके पास गए, उसकी घंटी बजाई, मतलब उसकी दुकान की घंटी बजाई, मतलब दुकान का शटर तो खुला हुआ ही था, घंटी क्या बजाई, घुसे अंदर, उसको बोला ये लो 15,000, ये लो 15,000। उसने 15,000 पकड़ लिए। तुमने बोला मैंने तुम्हें लैपटॉप भी बेचा था, उसके 15,000 मुझे दो। वापस 15,000 लिए और अपने घर आ गए। तो कोई सेंस बना? नहीं बना ना सेंस। भाई आपके पास से 1500 गए, 15,000 गए भी, पहले आपने उसको 15,000 दिए। पहले आप उसकी दुकान तक गए, उसको बोला मैंने तुमसे मोबाइल खरीदा था ना, उसके 15,000 तुम्हें देने थे, ये लो। उसे जैसे ही पकड़े, तुमने उसको बोला अच्छा तुमने मुझसे लैपटॉप लिया था ना, उसके 15,000 दो। वही 15,000 रुपये वापस ले लिए। तो करने को तो ये मजाक कर सकते हैं हम, लेकिन ये मजाक अच्छा तो नहीं लगा ना। इसलिए क्योंकि हो क्या रहा है, इफेक्टिवली जा रहा है पैसा, और वही पैसा मेरे पास वापस आ रहा है। तो पैसों पे नेट इम्पैक्ट क्या है? पैसों पे नेट इम्पैक्ट क्या है? जीरो। जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से ही डेबिट हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो ना, हम बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपने एक बंदे से पैसे पे भी करने हैं और उससे रिसीव भी करना है, तो भाई आप ना रिसीव करो ना पे करो, आप ना रिसीव करो ना पे करो, बल्कि एक एंट्री पास कर लो जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। सेटलमेंट कर लो। तुमने तुमने बी तुमने बी को पे करने हैं 15,000 और रिसीव भी करने हैं 15,000। तो तुम क्या एंट्री पास कर दो, तुम एंट्री पास कर दो मिस्टर बी का पेएबल खत्म करो। उसको फोन लगा के बोलो भाई मैंने तुम्हें पैसे पे करने थे, मैं पे नहीं करूंगा। और उसको ये भी बोल दो कि भाई तुमने मुझे पैसे पे करने थे, सेम अमाउंट तुम मुझे भी पे नहीं करना। बात समझ में आ रही है? तो पेएबल डेबिट होकर खत्म और रिसीवेबल क्रेडिट होकर खत्म कर लिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। कॉन्ट्रा सेटलमेंट से फायदा ये होता है कि ना उसके पास तुम्हें कैश लेकर जाना पड़ेगा और ना ही दोबारा उसके पास से कैश लेकर आना पड़ेगा। बल्कि आपने ये सोच लिया कि भाई जो देने थे पैसे और जो लेने थे पैसे, उन दोनों को आपस में नॉक ऑफ कर दो, उन दोनों को खत्म कर दो ना। सीधी बात है ना, सीधी बात है भाई। तुमने किसी को 15,000 देने हैं और तुमने उस बंदे से ही 15,000 लेने हैं, उसको बोल दो ना तुम 15,000 दो, मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, बात खत्म, मामला सेटल। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 15,000 का कॉन्ट्रा सेटलमेंट हो रहा है। यहाँ पे 15,000 का कॉन्ट्रा सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट की एंट्री है। अच्छा, ये आईकिप के आंसर्स थे। ठीक है, सेम है जो हमने लिखे हैं, लेकिन एक डिफरेंट वर्डिंग में है, तो आपका फायदा हो जाएगा। आप इसको भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो। अच्छा, अब ये समझ गए सिनेरियो? कितने लोग ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट समझे हो? कितने लोग कॉन्ट्रा सेटलमेंट समझ गए हो? डन है। अच्छा, इस कॉन्ट्रा सेटलमेंट में पता है एक चीज मैंने करी थी, जो लेने वाला और जो देने वाला अमाउंट था वो क्या था? सेम था। जो देने वाला और जो लेने वाला अमाउंट था वो क्या था? एक जितना था, सेम था। ये अमाउंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट अगर डिफरेंट होगा, लेने देने वाला अमाउंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। चले जी, यहाँ पर एक एडिशनल चीज देखते हैं। लेट्स से हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, मिस्टर ए लैपटॉप बेचता है। मिस्टर ए का काम क्या है? लैपटॉप बेचना। मिस्टर ए का दोस्त बी है, उससे इसने 15,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, पहली कहानी सेम है। ठीक है। दूसरी कहानी ये है कि इसने एक लैपटॉप बेचा, लेकिन वो लैपटॉप बेचा है 20,000 का। 20,000 का, तो ये एंट्री तो पास होगी 20,000 से।
ठीक है। अब रिसीव क्या करना है, रिसीव क्या करना है इस केस में, रिसीव क्या करना है इस केस में, 20,000। पे कितने करने हैं, 15,000। एक तरीका तो ये है कि मैं लैपटॉप की पेमेंट करूं और फिर मोबाइल के फिर जो है वो सॉरी मोबाइल की पेमेंट करूं और फिर लैपटॉप के पैसे रिसीव करूं। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें भी बेवकूफी है। सर अब तो अमाउंट मैच नहीं कर रहा, कोई बेवकूफी नहीं है बेवकूफी। तुम उसके पास गए, उसको तुमने 15,000 दिए, फिर उसे 20,000 लिए। तुम उसके पास गए, उसको तुमने 15,000 दिए और फिर 20,000 रुपए लिए। क्या इस ट्रांजेक्शन को भी हम रिड्यूस कर सकते थे किसी तरह? 15,000 दिए, 20,000 लिए, कैश का नेट इम्पैक्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5,000। समझ रहे हो बात को? तो अब यहां पर भी एक चीज शॉर्टकट हो सकती थी, जिस तरह से यहां देखी हमने। हम क्या करें, हम उसको ये बोले कि भाई, यहां से कॉपी करता हूं। हम उसको ये बोले कि भाई देखो, 15,000 मैंने तुम्हें देने हैं, 20,000 मैंने तुमसे लेने हैं। तो एक कॉन्ट्रा सेटलमेंट कर लो पहले तो। कॉन्ट्रा सेटलमेंट कितने अमाउंट का होगा, 20,000 का या 15,000 का? हमेशा याद रखो, लोअर अमाउंट की सेटलमेंट होगी। लोअर अमाउंट की सेटलमेंट होने का मतलब ये है कि तुम उसको ये समझाओगे कि देखो, मैंने जो तुम्हें 15,000 देने थे ना, मैंने जो तुम्हें 15,000 देने थे ना, वो मैं नहीं दूंगा। मैंने जो तुम्हें 15,000 रुपए देने थे ना, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन तुमने जो मुझे 20,000 देने थे ना, उसमें से भी 15,000 तुम मुझे नहीं देना। ठीक है। यानी कि ये एंट्री हमेशा लोअर अमाउंट से पास होगी, चाहे कुछ भी केस हो। आपने 20 लेने हैं, 15 देने हैं, आपने उसको बोला मैं तुम्हें 15 नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी लाइबिलिटी 15,000 की खत्म कर रहा हूं। लेकिन तुमने जो मुझे 20 देने हैं, अब तुम मुझे 20 भी नहीं देना, मैं तुम्हारी रिसीवेबल, अपनी बुक्स में तुम्हारा रिसीवेबल भी 15,000 से कम कर रहा हूँ। तो इफेक्टिवली हुआ क्या, 20,000 रिसीव करने थे, 15,000 इस बार नॉक ऑफ कर दिए। अब जो सेटलमेंट के कैश अमाउंट होगा वो कितना होगा, अब मुझे बी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देगा। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें बच्चे, कोई मुश्किल बात नहीं है। दोबारा बता देते हैं। आपने बी से 15,000 का मोबाइल खरीदा, इसका मतलब आपने बी को 15,000 रुपए देने हैं, हाँ या नहीं? देने हैं ना? फिर बी ने आपसे लैपटॉप खरीदा, तो बी ने आपको 20,000 रुपए देने हैं, हाँ या नहीं? एक तो ये मुश्किल वाला तरीका है, पहले मैं उसके पास गया 15,000 लेकर, उसको 15,000 दे दिए, बोला कि मोबाइल के पैसे मैंने तुम्हें दे दिए। और फिर उसको बोला, अब उसने फिर तुम्हें 20,000 रुपए दिए, उससे बोला मैंने तुम्हें लैपटॉप के पैसे दे दिए। लेकिन तुम यार नेट इम्पैक्ट देखो ना, तुम्हारे पास से 15,000 गए, फिर 20,000 आए, दो बातें हुई ना। तो कैश की ट्रांजेक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? मैं एक कॉन्ट्रा सेटलमेंट करूं लोअर अमाउंट से, मैं उसको बोलूं कि देखो, तुमने मुझे टोटल 20,000 रुपए देने हैं ना, लेकिन उसमें से 15,000 रुपए मैं तुम्हारे जो है वो एडजस्ट कर रहा हूं तुम्हारे पेएबल के अगेंस्ट। बात समझ में आई? ये 15,000 का पेएबल है, मैं उसको बोलूं भाई मैं तुम्हें ये पैसे पे नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम भी मुझे 20,000 नहीं करना पे, मैं वो 20,000 को 15,000 से क्रेडिट कर रहा हूँ, यानी कि कम कर रहा हूँ। तो अब वो क्या करेगा, अब वो बंदा जब आपको पे करेगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए पे करेगा। ठीक है जी। देखिए, दोनों केसेस में नेट नतीजा वही है, एक अगर रिसीवेबल और एक अगर पेएबल बनाऊं। यहां पर आपके पास जो रिसीवेबल था 20,000 का क्रिएट हुआ, फिर
रिसीवेबल जो है वो 20,000 से क्रेडिट हुआ, ठीक है ना, क्रिएट रिसिप्ट, ऐसा ही हुआ। और पेएबल यहाँ पर 15,000 का क्रिएट हुआ था, और फिर मैंने जो है वो 15,000 रुपए की पेमेंट करी थी। ठीक है, जीरो पर आ गया था एंड में। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर कोई नई बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर भी रिसीवेबल है, पेएबल है। पहले तो रिसीवेबल को देख लें। मुझे 20,000 रिसीव करना है, ये क्रिएट हुआ रिसीवेबल। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उसको बोला रुको तुम 15,000 नहीं दो, ये कॉन्ट्रा करा मैंने। कॉन्ट्रा क्यों करा, कॉन्ट्रा इसलिए करा क्योंकि एक पेएबल भी था 15,000 का। मैंने वो पेएबल को खत्म करा, मैंने बोला मैं ना तुम्हें 15,000 ये वाले पे करूंगा, ना तुम पूरे 20,000 पे करना, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 5,000 पे करना। उसने जो मुझे सेटलमेंट करने के लिए मेरी जो रिसिप्ट है क्योंकि मैं ए हूँ, उससे मुझे 5,000 रुपये दे दिए। देखें एंड रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर भी जीरो जीरो पे हो गया। फायदा ये होता है कि कॉन्ट्रा सेटलमेंट किताबों की ट्रांजेक्शन होती है, एक हिसाब से दूसरे हिसाब को कॉन्ट्रा कर देना, नेट ऑफ कर देना, नॉक ऑफ कर देना, तो जो कैश की ट्रांजेक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? सही है। चलो जी, यहाँ पर इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।